हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बता दूं कि हम लोग वर्ग 3 के सुपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हैं। हर विषय के आप सबके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। सभी विषयों के 5 विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं और आपके लिए सुपर क्वेश्चंस किए जाते हैं पूरी व्याख्यान के साथ में, पूरी 3D इमेजेस के साथ में। पहला ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब में, आप लोग देख लेना, ऐसा व्याख्यान कहीं नहीं मिलेगा। और मैं खुद चयनित हूँ और आपको भी चयन कराने का मेरा प्लान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप सबके साथ लूँगा मैं। पक्ष वह कौन सा पक्ष है जो भावात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रबंधन के सीखने से संबंधित है। मतलब यहाँ पर प्यारे मित्रों आपसे पक्ष पर पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैं आपको बताऊंगा, सारी व्याख्यान हम लोग यहाँ पर लेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, अर्थ संबंधी पक्ष। अर्थ संबंधी पक्ष ऐसा कुछ नहीं होता प्यारे मित्रों। आप सबको मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें लिखते जाना, जैसे जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना है। चलिए, जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों पक्षों की, तो हमारे पास 3 प्रकार के पक्ष होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, नोट करते जाना आप लोग मेरे साथ में। संज्ञानात्मक पक्ष ये एक ऐसा पक्ष है प्यारे मित्रों जहाँ पर ज्ञान, बौद्धिक स्तर का ज्ञान और बौद्धिक स्तर का विकास शामिल होता है। नोट कर लेंगे, यह संज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसके कुछ चरण हैं वो बता देता हूँ, आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम बात करते हैं ज्ञान के चरणों की, संज्ञानात्मक पक्ष के चरणों की, तो ज्ञान पहले आता है, फिर आता है अवबोध, जैसे आप लोग कहते हैं समझ। इसके बाद आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण, फिर आता है आपका अनुप्रयोग। ये चरण होते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लेंगे इसके, ठीक, संज्ञानात्मक पक्ष के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दूसरा पक्ष बताता हूं आपको मैं, गत्यात्मक पक्ष। ये एक ऐसा पक्ष होता है प्यारे मित्रों जिसमें शारीरिक विकास और पेशी कौशल का विकास शामिल होता है। शारीरिक विकास और पेशी कौशल का विकास शामिल होता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये प्रश्न पूछते हैं प्यारे मित्रों, नोट करते जाना, ठीक। इसके बाद इसके 2 प्रकार होते हैं, वो प्रकार भी लिख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके 2 प्रकार बताता हूं मैं। सबसे पहला होता है स्थूल और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म। स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। चलिए, लास्ट पक्ष होता है आपका भावनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष। ये एक ऐसा पक्ष होता है प्यारे मित्रों जिसमें हम भावनात्मक रूप से चीजों से निपटने का तरीका होता है। मतलब भावनात्मक रूप से चीजों से निपटने के तरीके होते हैं। मतलब आप हर चीज से आप भावनात्मक रूप से निपट सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न में हम वापस चलते हैं। तो जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो पक्ष जो भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रबंधन के सीखने से संबंधित है, तो आप बताएंगे खुद ब खुद, इसका उत्तर जाएगा आपका भावनात्मक पक्ष। ठीक है, संज्ञानात्मक में ज्ञान, गत्यात्मक में शारीरिक विकास आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रश्न क्रमांक 2, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, तो आप सबको पता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बच्चे प्रमुख होते हैं और शिक्षक उसमें गौड़ होते हैं। बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना, बच्चे एक शिक्षक के रूप सवालों का जवाब देते हैं। बच्चे के अनुभव
के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चों को पाठ्य ज्ञान पुनः पेश करता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, तो आपका उत्तर तो आप लोग याद रखिए, बच्चे एक शिक्षक के सवालों का जवाब देते हैं, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर बच्चा ही प्रमुख होता है। बच्चे क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और शिक्षक यहाँ पर गॉड होता है, और शिक्षक यहाँ पर सुविधादाता का काम करता है। किसका काम करता है? सुविधादाता का, मतलब बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया कराता है। ठीक है, कौन? टीचर। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो शेयर अवश्य करना है और अपने दोस्तों तक, और साथ में लाइक भी करना है। प्रश्न क्रमांक 3 लूंगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछते हैं, पूरी व्याख्यान हम इस प्रश्न में करेंगे। बांडुरा द्वारा अवलोकन शिक्षा पर जोर देती है। बांडुरा द्वारा जो अवलोकन किया गया शिक्षा किस पर जोर देती है? सामाजिक अपेक्षाओं का संचरण, कंडीशनिंग के कारण व्यवहार में परिवर्तन, सजा और पुरस्कार, अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया। अभी तो आप लोग इसका उत्तर कर लेंगे मेरे दोस्त, अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया। जब हम बांडुरा द्वारा दिए गए सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो आप लोग मेरे साथ नोट करते जाना। इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसे इन्होंने सामाजिक अवलोकन से जोड़ा। किससे जोड़ा? सामाजिक अवलोकन से जोड़ा। मतलब मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। बांडुरा के सिद्धांत को मॉडलिंग सिद्धांत कहते हैं प्यारे मित्रों। अच्छा, इस पे कुछ चीजें और नोट करेंगे मेरे साथ में आप लोग। इनका कहना है कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है और जो समाज में अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, समाज में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्तियों को हर बच्चा अपना आदर्श मानता है। क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं, और उसी की तरह व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। यही इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने जब प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया प्यारे मित्रों? बच्चों का एक समूह बनाया। उस समूह को उन्होंने 2 पिक्चर दिखाए। एक पिक्चर में उन्होंने क्या किया कि एक पिक्चर में उन्होंने समाज के खिलाफ जाने वाले कार्यों का पिक्चर दिखाया, जिसमें जो भी समाज के खिलाफ जाता है उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, और जो समाज के साथ, समाज के नियमों के साथ जाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया? जब बच्चों से फीडबैक लिया गया तो बच्चों ने कहा कि समाज के खिलाफ जाने वाले कार्य हम नहीं करेंगे, हम समाज के साथ वाले कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है कि समाज के द्वारा बच्चे सीखते हैं, अधिगम करते हैं। इससे उन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया अल्बर्ट बांडुरा ने। नोट कर लेंगे, समझ में आ गया है तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। चलिए चलते हैं अपन लोग क्वेश्चंस की ओर। थर्ड प्रश्न लूंगा आपके साथ, 4th नंबर प्रश्न आपके साथ लूंगा मैं। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। मतलब कौन सा कार्य प्रेरणा नहीं करता? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। मतलब प्रेरणा कौन सा कार्य नहीं करता है? यह व्यवहार को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही। यह व्यवहार को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। यह जीवन को सक्रिय करता है, बिल्कुल सही है। यह तर्क को बढ़ाता है। क्या प्रेरणा तर्क को बढ़ाता है? क्या तर्क करने की शक्ति जो होती है बच्चों में किससे आती है? वातावरण के साथ अनुक्रिया करने से आती है, ना कि प्रेरणा से आती है। अब प्रेरणा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए ऊपर के जो ऑप्शंस दिए गए हैं यह व्यवहार को निर्देशित करता है, बिल्कुल। यदि आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिला तो आपका व्यवहार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। नेगेटिव मोटिवेशन मिला तो आप लोग कार्य से हट जाते हैं। व्यवहार को बनाए रखता है। हर प्रकार के व्यवहार को बनाए रखने के लिए किसी भी कार्य में यदि आप संलग्न हैं और उसी कार्य को संलग्न करके आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। यह जीव को सक्रिय करता है, बिल्कुल सही है। यह तर्क को बढ़ाता है, नहीं प्यारे मित्रों, यह तर्क को नहीं बढ़ाता, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लूंगा आपके साथ में। समान रूप से विकासशील किशोरों की सबसे प्रासंगिक विशेषता क्या है? मतलब अडल्ट
नेक्स्ट जो होता है उसकी विशेषता पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज द मोस्ट रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मली डेवलपिंग एडोलसेंट। मतलब क्या कि समान रूप से जो विकासशील किशोर होते हैं, विकसित किशोर होते हैं, उनकी प्रासंगिक विशेषता क्या होती है। जब हम बात करेंगे इस प्रश्न की तो ऑप्शन पढ़िए मेरे साथ आप लोग। माता पिता के समर्थन के लिए निरंतर आवश्यकता, क्या बच्चे माता पिता के समर्थन के लिए आवश्यक होते हैं। सहकर्मी समूह की पहचान से स्वतंत्रता, भाई बहनों द्वारा वर्चस्व की इच्छा, भावनात्मक परिपक्वता का विकास। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, इसकी आयु आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ में। जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की तो इसकी आयु 12 साल से लेकर 18 साल तक की होती है। और मैंने इस पर और अच्छे से चर्चा किया है, इसको प्यारे मित्रों नोट करना। तूफान भरी अवस्था, पहले ही मैंने बताया है, तूफान भरी अवस्था किशोरावस्था है। यह किसने कहा है? हल साहब ने। हल साहब ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान भरी अवस्था होती है। इसकी आयु 12 साल से लेकर 18 साल तक होती है। शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं बच्चों में और ये भावात्मक रूप से इमोशनली मैच्योरिटी होने लगती है बच्चों के अंदर। मतलब बच्चों में संवेदनात्मक रूप से स्थिरता आने लगती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है इनमें, याद रखिएगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था जो होती है प्यारे मित्रों, इस समय क्या होता है कि बच्चे अपने साथी भाई के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, परंतु किशोरावस्था में लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़का के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। इससे ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आप सबको में। द वर्ल्ड पेडागोजी मीन्स, मतलब शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या होता है। आपसे पूछ रहे हैं शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है। बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए क्यों जरूरी है पेडागोजी? बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं किसके? शिक्षण शास्त्र की, पेडागोजी का, तो पेडागोजी क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही आपका उत्तर जाएगा नेतृत्व करने के लिए। बच्चे का नेतृत्व करने के लिए आपके अंदर शिक्षा शास्त्र के गुण होने चाहिए। एज अ लीडरशिप, यदि आप क्या हैं, स्कूल के लीडर हैं, तो आपको जो है क्या करना चाहिए? लीड करने के लिए, बच्चों को लीड करने के लिए, बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको शिक्षा शास्त्र पता होना चाहिए, ये आवश्यक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तक और बने रहिए प्यारे मित्रों, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? कौन एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? मतलब वृद्धि बोल रहे हैं ना, वृद्धि कौन बताएगा? बताइए जरा मुझे, आप लोग बताएंगे। वृद्धि नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। प्यारे मित्रों, अब यहां पर चर्चा करेंगे हम वृद्धि और विकास पर, ठीक है। बात करते हैं अपन लोग वृद्धि और विकास की, तो नोट करते जाना, अंतर बना लेंगे अपन एक अच्छा सा। बिल्कुल, चलिए यहां पर हम लोग नोट करेंगे वृद्धि, ग्रोथ। यहां नोट करेंगे आप लोग विकास मेरे साथ में। वृद्धि और विकास अच्छे से कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं वृद्धि की प्यारे मित्रों, नोट करना, वृद्धि जो होती है जन्म पूर्व शुरू होती है, सॉरी जन्म के बाद शुरू, जन्म पश्चात, मैं जन्म पूर्व बोल दिया, जन्म पश्चात, जन्म के बाद शुरू होती है वृद्धि, जन्म के बाद शुरू होती है और परिपक्वता आने तक रहती है, मतलब निश्चित समय तक रहती है, परिपक्व होने तक रहती है वृद्धि। जबकि विकास गर्भ से लेके, प्यारे में तो लिखना, गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। मतलब क्या? विकास ऐसी प्रक्रिया है जो कि गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक जाती है। नोट कर लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में, वृद्धि विकास की दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक। अच्छा, मात्रात्मक कैसे? लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये मात्रात्मक होता है। जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक कैसे? गुणों में अंतर, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, पढ़ाई में अच्छा है, ये गुण, ये विकास है। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लेंगे आप लोग वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि एक निश्चित समय तक रहती है, जबकि विकास
कब्र मतलब मरते दम तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, वृद्धि के बारे में और नोट करेंगे, वृद्धि में क्रमबद्धता देखने को नहीं मिलती, जबकि विकास में क्रमबद्धता देखने को मिलती है। ठीक, ये कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए प्रश्न पर वापस चलते हैं। जब हम प्रश्न में वापिस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कर लेंगे कि वृद्धि के पूछ रहा है तो वृद्धि का आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पर मात्रात्मक होता है, यदि विकास होता तो गुणात्मक आ जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 नंबर लूंगा आपके साथ प्यारे मित्रों। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। शब्द PSRN, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, विकास में निहित है। क्या है PSRN? क्या है प्यारे मित्रों? P4, S4, R4, N4। जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और PS फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, R फॉर रीजनिंग तर्क, N फॉर न्यूमेरिकल संख्या समस्या और रिश्ते नहीं, अवधारणात्मक कौशल नहीं, अवधारणा तो कॉन्सेप्ट होता है नहीं। आपका उत्तर जाएगा फर्स्ट नंबर, इसको आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ में। PS4 होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और R फॉर रीजनिंग, N फॉर न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक। क्लियर है प्यारे मित्रों? चलिए, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट 8वां नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न आपके साथ लूंगा, हम प्यार से देखिए प्रश्न को। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं प्यारे मित्रों, तो बने रहेगा एंड तक। जब हम बात करते हैं किसकी, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? मतलब बच्चा गलतियां करता है, गलतियों के द्वारा सीखता है। क्रियात्मक अनुसंधान नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, त्रुटि एवं प्रयास बिल्कुल सही है, शास्त्रीय अनुबंधन नहीं। प्यारे मित्रों यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ में, एक एक करके समझना। जब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है प्यारे मित्रों किसी समस्या पर आधारित होता है, और समस्या पर हम लोग क्या करते हैं, एक टीम बना के उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान तो नहीं होगा आपका उत्तर। अंतर्दृष्टि प्यारे मित्रों, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक साहब ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, वो अलग चीज है। त्रुटि एवं प्रयास बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक साहब का ये नियम है, ये त्रुटि एवं प्रयास, याद रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का नियम कहलाता है। बच्चा क्या करता है प्यारे मित्रों, किसी भी कार्य को जब करता है तो कार्य कर करके सीखता जाता है। थॉर्नडाइक साहब ने एक चिंपैंजी नाम के जानवर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, नोट करना आप लोग मेरे साथ प्यारे मित्रों। उन्होंने एक कमरे में केले लटका दिए, कुछ केले लटका दिए ऊपर, और नीचे क्या रख दिया, एक डंडा रख दिया पहली कार्यविधि में, और चिंपैंजी को उसके अंदर रखा। चिंपैंजी को भूख लगी, केले को उचक कर पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उसने नहीं पकड़ पाया। फिर उन्होंने क्या किया, चिंपैंजी ने दिमाग लगाया, डंडा उठाया, डंडे से उसको मारा तो केले नीचे आ गए, उसको फिर उसने खाया और अपना पेट भरा। फिर दूसरी स्थिति में फिर उन्होंने एक स्टूल रख दिया, फिर 2 डंडे रख दिए, मतलब यही प्रक्रिया बार बार करते रहे। इससे मतलब ये निकलता है कि इंसान प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है और सीखता जाता है, मतलब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये ही कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोगों को। विशेष शिक्षा से संबंधित है क्या, मतलब स्पेशल एजुकेशन क्या है प्यारे मित्रों, आपसे पूछ रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंदबुद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो स्पेशल नीड वाले छात्र होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है क्या, नहीं। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, नहीं, टीचर के लिए नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्टेड, मतलब मंदबुद्धि के लिए नहीं। प्यारे मित्रों इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कर लेंगे, विकलांग बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर एक स्पेशल चीज सिखा रहा, आप लोग नोट करना, एक फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, जिसको नहीं आता, CWSN, ये होते हैं प्यारे मित्रों चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड,
मतलब विशेष आवश्यकता वाले छात्र, विशेष आवश्यकता वाले छात्र। ठीक है प्यारे मित्रों, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोगों को मैं। तो साथियों एक बहुत शानदार प्रश्न आ गया है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को तैयार करना चाहिए। हमारे जॉन डीवी साहब है ना प्यारे मित्रों, ये बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए और उन्होंने स्कूल को तैयार करने के लिए बहुत सारे कथन दिए। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, मतलब स्कूल कैसे होने चाहिए, शोध वाले, भावी जीवन वाले, वर्तमान जीवन वाले या उत्मीयता वाले। प्यारे मित्रों इसका उत्तर तो आप लोग कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग कर लेंगे वर्तमान जीवन पर आधारित। मतलब स्कूल ऐसे हों जो बच्चों को वर्तमान जीवन से जोड़ें। इन्होंने एक कथन बताया, कथन आप लोग लिखेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जीवन में अच्छा करना ही नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन होनी चाहिए। शिक्षा ही जीवन है, इन्होंने कहा शिक्षा ही जीवन है, ये कथन याद रखना, शिक्षा ही जीवन है। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट और लिखवा रहा हूं, लिखते जाना आप लोग। डीवी साहब ने 2 किताब लिखे हैं, लिख लेना। पहली किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा। दूसरा इन्होंने लिख दिया है एक्सपीरियंस एंड नेचर, मतलब अनुभव और प्रकृति, अनुभव और प्रकृति। इंग्लिश में लिख लेना एक्सपीरियंस एंड नेचर, एक्सपीरियंस एंड नेचर। इन्होंने 2 किताब लिखी हैं। पहला किताब जो लिखा है उन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसको लिखा था उन्होंने 1916 में। प्यारे मित्रों 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन दिया इन्होंने, और एजुकेशन एंड नेचर इन्होंने दिया है, आप लोग नोट करेंगे 1925 में। 1925 में बेसिकली सन नहीं पूछता, आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ये किताब पूछता है, पर ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जॉन डीवी साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ में। साइकोलॉजी इज अ डैश, मनोविज्ञान क्या है प्यारे मित्रों? बहुत प्यारा प्रश्न है, इस पर मैं अच्छे से चर्चा करूंगा आपके साथ में। मनोविज्ञान क्या है? जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। मतलब क्या? साइंस ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल सही। बेसिकली यहाँ पर तो ये तीनों विज्ञान है, मनोविज्ञान, ये तीनों है। इन तीनों पर अध्ययन हुए हैं शुरुआत से ही, पूरा अध्ययन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो बहुत आगे देखिएगा प्यारे मित्रों। चलिए देखिए, व्यवहार का विज्ञान है प्यारे मित्रों क्या? मनोविज्ञान। अच्छे से इस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए जरा, जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसकी? मनोविज्ञान की, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को प्यारे मित्रों आत्मा का विज्ञान कहा गया। लिखिएगा, आत्मा का विज्ञान कहा गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और आत्मा का विज्ञान किसने कहा? लिखना प्यारे मित्रों, आत्मा का विज्ञान कहा आपके अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने आत्मा का विज्ञान कहा, और अरस्तु साहब ही इसके मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। बेसिकली मनोविज्ञान का जननी जो है दर्शन शास्त्र है। लिखना, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु साहब। लिख लेंगे दर्शन शास्त्र से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहला। दूसरा लिखेंगे आप लोग, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु ने। दूसरा लिखिए चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा आपके विलियम बुंट साहब ने। विलियम बुंट ने प्यारे मित्रों क्या? विलियम बुंट साहब ने चेतना का विज्ञान कहा। विलियम बुंट जो है बहुत बड़े क्या हुए प्यारे मित्रों? मनोवैज्ञानिक हुए। और विलियम बुंट के बारे में एक चीज और नोट करेंगे आप लोग, विलियम बुंट को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विलियम बुंट को। नोट कर लेंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम बुंट साहब ने खोली थी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम बुंट ने खोली, इसलिए इनको मनोविज्ञान का आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, आधुनिक जनक कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे विलियम बुंट साहब का चेतना का विज्ञान। इसके बाद मन का विज्ञान। प्यारे मित्रों मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा आपके मन का विज्ञान कहा पंपोनोजी साहब ने।
पंपोनोजी, पंपोनोजी ने मन का विज्ञान कहा, नोट कर लिए। लास्ट में आता है प्यारे मित्रों, अच्छा मन के विज्ञान को उन्होंने कहा था 17वीं शताब्दी की बात है, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। इसके बाद लास्ट में आया व्यवहार का विज्ञान प्यारे मित्रों, व्यवहार का विज्ञान। इस पे समझना, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 में मैकडूगल साहब ने कर दिया था, मैकडूगल साहब ने। पर व्यवहार का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को, याद रखना जेवी वॉटसन साहब ने, जेवी वॉटसन साहब ने, जेवी वॉटसन साहब ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये कहा 19वीं शताब्दी में, वही 19वीं शताब्दी मैंने बताया आपको, नोट कर लेंगे ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट में। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न लूंगा आपके साथ में, तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो क्या होगा, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है, जेबी वॉटसन ने 19वीं शताब्दी में। ठीक, प्रश्न नेक्स्ट लूंगा मैं 30 नंबर प्रश्न आपके साथ में। अधिक बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग डैश हो जाता है, मतलब द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम्स, मतलब यदि हम किसी भी क्षमता को बार बार प्रयोग करें, जैसे कि आपकी लेखन क्षमता अच्छी है तो बार बार प्रयोग करने से आप क्या कर जाते हैं, उस में महारत हासिल कर लेते हैं, मतलब वो क्या होता है, मजबूत होता है ना। क्या होता है प्यारे मित्रों, मजबूत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट प्रश्न आपके लिए। आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान बच्चे अहंकारी होते हैं, बताइए जरा, मतलब किस किस के दौरान, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था, जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लूंगा आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन आपके साथ। प्रश्न देखिए 15 नंबर, कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। प्यारे मित्रों, अभी हम बौद्धिक विकास के पूरे तत्व पढ़ेंगे, आप लोग यहां पर तो इसका उत्तर कर लेंगे, नहीं पूछा है। सहिष्णुता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं होता, नोट करेंगे मेरे साथ। बौद्धिक विकास के कितने तत्व होते हैं बताता हूं आपको में, देखिए जरा, लिखिएगा, चिंतन, इसके बाद नोट करिएगा रचनात्मकता, इसके बाद नोट करिए कल्पना, ध्यान, धारणा, और नोट करिए भाषा, सोच, तर्क, और नोट करिए अवधारणा, और नोट करिए निर्माण। ये सब क्या है प्यारे मित्रों, बौद्धिक स्तर के तत्व होते हैं। कौन नहीं होता, सहिष्णुता, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो ये थी आज की सुपर 15 क्लास प्रश्नों की क्लास प्यारे मित्रों आप सबके लिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।